गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमने टॉपिक सेलेक्ट किया है वो थोड़ा डिफरेंट है। सम इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक टर्म्स मैं आपको बताने जा रही हूँ जो कि यूजीसी नेट और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के को देखते हुए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अक्सर देखा गया है कि हम बहुत ज़्यादा डिटेल स्टडी करते हैं, फिर भी यूजीसी नेट के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हों या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस हों, हम उन्हें अटेम्प्ट करने में बहुत प्रॉब्लम महसूस करते हैं। तो ये किस वजह से होता है, उसी पर ही मैंने ये सेशन करने की कोशिश की है कि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ के माध्यम से कि आप जो भी पढ़ाई करते हैं उसे बहुत स्पेसिफिक तरीके से करें। बहुत स्पेसिफिक टर्म्स हैं जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में पूछी जाती हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको थोड़ा आइडिया होगा कि आपको यूजीसी नेट और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में किस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो दो वर्ड्स आजकल करंट सिनेरियो में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, आप न्यूज़ चैनल्स पर, न्यूज़पेपर्स में इनको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ये हैं एम्बार्गो और मॉरेटोरियम। ये वर्ड्स किन चीज़ों से रिलेटेड है मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। एम्बार्गो क्या है? एन ऑफिशियल ऑर्डर टू स्टॉप डूइंग बिजनेस विद अनदर कंट्री, the provision of the imports and exports of a particular type of product or a complete ban on trade। अभी हमारे जो चाइना के साथ ट्रेड डिफरेंसेस चल रहे हैं उसी से रिलेटेड ये वर्ड बहुत पॉपुलर हो रहा है। एम्बार्गो से तात्पर्य व्यापार प्रतिबंध से है जिसके अंतर्गत कोई राष्ट्र या कुछ राष्ट्र मिलकर किसी विशेष राष्ट्र के साथ अपना संपूर्ण व्यापार अथवा वस्तु विशेष का व्यापार बंद कर देते हैं। एम्बार्गो को घाट बंदी के रूप में भी प्रयोग किया जाता है जिसके अंतर्गत कोई एक राष्ट्र अथवा एक से अधिक राष्ट्र मिलकर किसी राष्ट्र के जहाज़ों के बढ़ने पर भी रोक लगा सकते हैं। ऐसी स्थिति में उन जहाज़ों को किसी बंदरगाह पर ही रोक दिया जाता है या किसी विशेष बंदरगाह पर पहुंचने नहीं दिया जाता। तो एम्बार्गो क्या है? ये एक प्रतिबंध, व्यापार ट्रेड के उसमें यूज़ किया जाता है। मॉरेटोरियम जो वर्ड है ये भी बहुत पॉपुलर वर्ड है आजकल। अ टेम्परेरी स्टॉपिंग ऑफ एन एक्टिविटी बाय एन अथॉरिटी। अगर हम बैंकिंग के लिहाज से देखें तो मॉरेटोरियम पीरियड इज़ अ पीरियड ड्यूरिंग अ लोन टर्म व्हेन द बोरोर इज़ नॉट ऑब्लाइज्ड टू मेक अ पेमेंट। अभी लॉकडाउन के दौरान लोगों की डिफ़िकल्टीज़ बहुत बढ़ गई, उसकी वजह से बैंक्स ने ये डिक्लेयर किया था कि आप अपनी जो लोन रिपेमेंट है उसको थोड़े टाइम के लिए पोस्टपोन कर सकते हैं, तो वो मॉरेटोरियम पीरियड कहलाता है। ये बैंकिंग सेक्टर में भी काफ़ी यूज़ किया जाता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में इस तरह के स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसमें 4 चॉइस होती हैं, आप जो राइट वन हो उसे टिक कर सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि हमें वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग मालूम हो। नेक्स्ट ऐसे ही 2 वर्ड्स लेते हैं, कैविएट एम्प्टोर और कैविएट वेंडर। दोनों शब्द जो हैं ये लैटिन भाषा से हैं। इट इज़ अ लैटिन फ्रेज मीनिंग लेट द बायर बीवेयर। कैविएट एम्प्टर किसके लिए यूज़ किया जाता है? लेट द बायर बीवेयर। ये बायर के लिए एक वार्निंग होती है। दिस स्टेट्स दैट द सप्लायर इज नॉट अंडर एनी लीगल ऑब्लिगेशन टू इन्फॉर्म बायर्स अबाउट एनी डिफेक्ट्स इन हिज गुड्स और सर्विसेज। अगर जो सप्लायर गुड्स और सर्विस दे रहा है वो कहीं भी उसके अच्छे और बुरे के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जो भी होगा बायर को खुद उसका
वहन करना पड़ेगा। जबकि कैविएट वेंडर जो है ये विक्रेता के लिए है कि वो सावधान रहे। इट इज़ ऑल्सो अ लैटिन फ्रेज मीनिंग लेट द सेलर बीवेयर, यानी कि द सेलर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी प्रॉब्लम दैट द बायर माइट एनकाउंटर विद अ सर्विस और प्रोडक्ट। अगर किसी प्रॉब्लम में आते हैं कोई सर्विस या प्रोडक्ट, तो कंज्यूमर अगर कंप्लेंट करता है तो सेलर को उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही पड़ता है। नेक्स्ट हम लेते हैं, दो लॉज हैं हमारे जो कि बहुत पॉपुलर लॉज हैं और इन पर अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स से। ग्रेशम्स लॉ एंड ओकिन्स लॉ। ग्रेशम लॉ क्या था? Gresham law, this was given by Sir Thomas Gresham. It was formulated in 1558. While the law states bad currency will drive good currency out of circulation, the good currency never loses its purchasing power. Gresham जो थे वो क्वीन एलिजाबेथ के एडवाइज़र थे और उनके अनुसार ग्रेशम लॉ उन्होंने जो फाउंड किया, उनके मुताबिक बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। अच्छी मुद्रा से क्या मतलब है? अच्छी मुद्रा यानी वह मुद्रा जिसकी क्रय शक्ति कम नहीं होती है, उससे बचाया जाता है, जबकि वह मुद्रा जो अपना मूल्य गंवा चुकी होती है को खर्च कर दिया जाता है और इस तरह से वह चलन में बनी रहती है। हमने देखा है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में लोग मजबूत मुद्रा की मांग करते हैं। जो करेंसी की परचेजिंग पावर ज़्यादा होती है वो उसकी मांग होती है, लेकिन अगर करंट में देखें तो जो मुद्रा अपनी परचेजिंग पावर खोने जा रही है, लोग उसको पहले खर्च करते हैं। तो उनका ये नियम था कि बुरी मुद्रा अच्छी को बाहर कर देती है। ये नियम तभी लागू होता है जब क्रेताओं या कर्जदारों को ये विकल्प दिया जाता है कि वे किस मुद्रा में भुगतान करेंगे। जो पेमेंट्स होती हैं वो पहले से एग्रीमेंट के थ्रू डिसाइड हो जाती हैं कि कौन सी करेंसी में पेमेंट ली जाएगी। ऐसा विकल्प मौजूद ना होने पर अच्छी मुद्रा ही बुरी या खराब को बाहर कर देगी। तो ये ग्रेशम्स लॉ था। नेक्स्ट है ओकिन्स लॉ। ये लॉ जो था ये फॉर्मुलेट किया गया ओकिन के द्वारा, और ये लॉ जो है ये रिलेशनशिप बताता है साइक्लिक मूवमेंट्स की वजह से जो ग्रोथ रेट, रियल ग्रोथ रेट और अनएम्प्लॉयमेंट में जो रिलेशनशिप है ये उसको कहता है। उनका कहना था कि लगभग 2% इंक्रीज होती है अगर रियल ग्रोथ रेट में, तो इट विल रिजल्ट इन अ 1% डिक्रीज इन द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये भी अनएम्प्लॉयमेंट और ग्रोथ रेट का रिलेशनशिप बताता है। नेक्स्ट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट IPO एंड FPO। आपने बहुत बार इनके ये वर्ड्स सुने होंगे जो कि फाइनेंशियल मार्केट के बड़े पॉपुलर वर्ड्स हैं। IPO क्या होता है? IPO जो है इट इज़ एन एब्रीवेशन ऑफ एन इनिशियल पब्लिक ऑफर, इज़ एन इनिशियल इशू ऑफ शेयर्स। जब भी कोई नई कंपनी स्टार्ट होती है तो उसे अपना प्रोजेक्ट्स फाइनेंस करने के लिए जो धन चाहिए होता है, तो उसका तरीका यही है कि इट गेट लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज और फिर वो वहाँ से ऑफ़र करती है अपने शेयर्स टू पब्लिक उन शेयर्स को खरीदती है और ये सब कहाँ होता है? प्राइमरी मार्केट में। तो IPO कहाँ एक्टिव रहता है? प्राइमरी मार्केट में। जबकि FPO जो है इट इज़ एन एब्रीवेशन ऑफ अ फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर who is a second public issue of the shares of an already listed public company. FPO कौन रिलीज करता है?
इशू करता है जो कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड होती है और वो सेकेंड टाइम अगर शेयर्स इशू करती है तो हम उसे एफपीओ कहते हैं. द इन्वेस्टर्स आर अवेयर एज द कंपनी इज ऑलरेडी लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज. हम उस कंपनी के बारे में जानते हैं क्योंकि इट इज़ ऑलरेडी लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज एंड दीज शेयर्स आर ट्रेडेड इन द सेकेंडरी मार्केट. एफपीओ कहाँ एक्टिव रहते हैं? सेकेंडरी मार्केट में. तो आज जो ये वर्ड्स हमने देखे ये बहुत स्पेसिफिक वर्ड्स थे और इनसे रिलेटेड आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिल सकते हैं. तो मेरा जो मकसद था इस वीडियो को बनाने का यही कि आप अपने आसपास नोट करें डेली जो कि करंट वर्ड्स हैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो कि बहुत पॉपुलर हो रहे हैं या किसी कारण से. तो आप उन वर्ड्स को नोट करें और लर्न करें और इसी तरह के करंट जो रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं वो इन्हीं टॉपिक्स पर होते हैं. थैंक यू सो मच.